आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 213 213। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है 2-3 दिन से, इसलिए फिर भी काम कर रहा हूँ। काम करना पड़ता है और आपका काम यह है कि पूरा वीडियो सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ और पूरा वीडियो सुनिएगा कि बाबा साहब ने कब कहा था कि मैं उस चट्टान की भांति हूँ जो पिघलती नहीं बल्कि नदियों का दिशा बदल देती है। बाबा साहब ने कब कहा था और क्यों कहा था कि 55 वर्ष की उम्र के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और क्या आपको पता है कि आज़ादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम था। यह सिस्टम कब और कैसे ख़त्म हुआ, यह अपने आप में पड़ताल का विषय है। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूँ उस संदर्भ में जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बातें कही थी। बात है 1951 27 अक्टूबर की। देश की आज़ादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव और डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो उनकी पार्टी थी, उनका चुनाव प्रचार करने रामदासपुर जालंधर पंजाब में गए थे। 27 अक्टूबर को उनका भाषण हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, क्योंकि आज के राजनीतिक हालात को समझने के लिए ये भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, और मैं कोई एडिट नहीं करूंगा, सीधा वो भाषण पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे पहले भी पंजाब का दौरा करने का ख्याल आया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सका। और मुझे पता चला है कि जालंधर में अनेक लोग एकत्रित हुए थे और मुझे सुनना चाहते थे, लेकिन वह देखकर निराश हुए कि मैं नहीं आ पाया। आशा है आप सबको जो असुविधा हुई उसके लिए माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, लेकिन मैं क्या करता, मैं असहाय था और कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं आपके बीच नहीं आ सका। पहला कारण कहते हैं कि कांग्रेस सरकार में अपने 4 वर्षों के शासनकाल में सरकारी काम का बोझ बहुत अधिक था और मुझे यहाँ आने का समय नहीं मिला। दूसरा, इन सब वर्षों में मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और अब भी बहुत ठीक नहीं है। तीसरा, पूरे भारत के अछूत चाहते हैं कि मैं पूरे भारत का दौरा करूं और उनसे बात करूं, लेकिन आप भली भांति समझ सकते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा महाद्वीप है कि एक आदमी के लिए 2 वर्ष में भी पूरे देश का दौरा करना संभव नहीं है। इसलिए मैं लोगों की इच्छा पूरा नहीं कर सका। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हों, संगठित हों, ताकि मेरी सहायता के बिना तूफान का मुकाबला कर सकें और मुझ पर, व्यक्तिगत रूप से मुझ पर ज़्यादा जोर न डालें। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि व्यक्ति को 55 वर्ष की आयु के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी 55 वर्ष के बाद नोटिस दे देती है कि अब आप सेवा के लायक नहीं रहे और सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान युग के राजनेता अपनी राजनीति 55 वर्ष की आयु के बाद शुरू करते हैं, ताकि वे अपनी आजीविका, अपने संसाधन कमा सके, भले ही वो देश की सेवा करने में समर्थ हों अथवा नहीं हों। उनके दिमाग में एक बात होती है, वह है अपने लिए कुछ प्राप्त करना। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ।
बल्कि मैं अपने समाज के खातिर राजनीति में हूँ। मैं 1920 में राजनीति में आया था और तब से मैंने राजनीति में भाग लिया और अपने समय में लगभग 30 वर्ष अपनी कौम की सेवा में बिता चुका हूँ। हालांकि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन समाज को संगठित करने की आवश्यकता को सोचकर मैं राजनीति में रहने के लिए बाध्य हूँ। इन 30 वर्षों में 8 वर्ष मैं सरकार का सदस्य रहा। मैं नहीं जानता कि कोई राजनेता इतने वर्षों तक सरकार में रहा हो। मैं चाहता तो हमेशा सरकार में रह सकता था, मंत्री रह सकता था। इसका मुझे कोई अभिमान नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी योग्यताओं को देखते हुए यदि मैं सरकार में रहना चाहूँ तो कोई मुझे निकाल नहीं सकता है। लेकिन अपने समाज के लक्ष्य के कारण मुझे कांग्रेस सरकार की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मेरे मन में अपनी जाति, अपनी कम्युनिटी की भलाई हमेशा रहती है। आगे अपनी कहानी कहते हैं और अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं और कहते हैं कि जब मैं पीएचडी की डिग्री लेकर इंग्लैंड से आया था तो भारत में किसी के पास ऐसी योग्यता नहीं थी। इसलिए जब मैं बम्बई पहुंचा और उस मोहल्ले में रहने लगा जहां मैं रहता था, तो बम्बई सरकार ने बड़ी मुश्किल से मेरा घर ढूंढा, क्योंकि कोई यह नहीं जानता था कि मैं वहां रहता हूं। वह एक अनजान जगह थी और सरकार ने मुझे जब पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोफेसर बनने के लिए कहा, तब मैंने इनकार कर दिया। यदि मैं वह पद स्वीकार कर लेता तो मैं कम से कम पब्लिक इंस्ट्रक्शन का डायरेक्टर होता, निदेशक होता। मैंने उस पद को लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में अपने समाज की सेवा करने की उत्कृष्ट भावना थी, जो मैं उस नौकरी में रहकर नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि कोई भी सरकारी सेवक अपने समाज की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सरकार की इच्छाओं के अनुसार चलना होता है और सरकार की नीति का अनुसरण करना पड़ता है। मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग सरकारी नौकरी में हैं, फिर भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी आज़ादी उस समय नहीं थी प्रोफेसर के लिए। खैर, फिर आगे अपनी कहानी सुनाते हैं कि क्या क्या उनको जीवन में ऑफर मिला है। कहते हैं कि 2-3 वर्ष कुछ पैसा कमाने के बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए फिर इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बनकर लौटा। जब मैं बम्बई पहुंचा तो बम्बई सरकार ने मुझसे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद स्वीकार करने के लिए कहा, डिस्ट्रिक्ट जज का पद स्वीकार करने के लिए कहा। मुझे 2000 रुपये प्रति मास पर मंथ की पेशकश हुई और वादा किया गया कि कुछ समय बाद उन्हें हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, लेकिन मैंने उसे भी स्वीकार नहीं किया। और उस समय तमाम सोर्सेस से मेरी आमदनी महज 200 रुपये थी। आगे फिर कहानी कहते हैं कि सन 1942 में मेरे सामने 2 सवाल थे। एक था उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जस्टिस बनने का, और दूसरा था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल होने का। यदि मैं उच्च न्यायालय का जज बन जाता तो मेरा वेतन 5000, उस समय बड़ी रकम थी, 5000 रुपये मासिक मंथली होता और रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये पेंशन मिलता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं राजनीति में चला गया। मेरा जन्म एक अछूत जाति में हुआ है और मैं अपनी जाति के लिए मरूंगा। अतः मेरे लिए समाज का लक्ष्य सर्वोपरि है। मैं किसी पार्टी या संगठन में शामिल नहीं हुआ। मैं इंडिपेंडेंट रहा, स्वतंत्र रहा।
जब मैं कांग्रेस के सरकार में था तो मैंने अपने लोगों के लिए सच्चा रहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूँ क्योंकि मैंने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में स्वीकार कर लिया था। आलोचकों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस में शामिल हो गए, इसलिए अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के फेडरेशन में क्यों रहें। इस बारे में मैंने लखनऊ में स्पष्ट किया था कि मिट्टी और पत्थर दो अलग अलग चीज़ हैं। लखनऊ वाला जो भाषण था 1948 का, उस पर वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब सर्च में जाएं, लखनऊ सिर्फ टाइप करें, आपको वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगा उन्होंने क्या क्या कहा था। कहते हैं पत्थर हमेशा पत्थर ही रहेगा और मिट्टी हमेशा मिट्टी। मैं एक चट्टान की तरह हूँ जो पिघलती नहीं बल्कि नदियों की दिशाएं मोड़ देती। मैं कहीं भी रहूँ, मैं किसी के साथ रहूँ, कभी भी अपनी पृथक पहचान, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को नहीं खोऊंगा। यदि कोई मेरा सहयोग मांगेगा तो मैं अच्छे काम के लिए खुशी खुशी उसका सहयोग करूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से 4 वर्ष तक कांग्रेस के साथ सहयोग किया और अपनी मातृभूमि की सेवा में पूरी निष्ठा, पूरे कमिटमेंट के साथ लगा रहा। लेकिन इन सब वर्षों के दौरान भी मैंने कांग्रेस संगठन में शामिल होने की कोशिश नहीं की। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि हम उस पार्टी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जो हमारे विचार में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हों और जो हमारे लोगों की व्यथाओं, कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे हमारे लोगों से सहानुभूति हो। सभी स्वार्थी हैं। यहाँ मैं चुनाव के सिलसिले में आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए या तो शक्तिशाली होना जरूरी है या धनवान होना जरूरी है। हमारे लोगों के पास न तो धन है और न बहुमत। मारवाड़ियों के पास और बनियों के पास शक्ति नहीं है, लेकिन उनके पास धन है, इसलिए वे धन से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। आज भी देख लीजिए क्या होता है, विधायक और सरकार ही बिक जाती है। वे धन से पुलिस एवं न्यायालय को भी खरीद सकते हैं। हमारे लोगों के पास न तो शक्ति है और न ही धन है। गांव में हमारे लोग कम संख्या में हैं और उन्हें हमेशा सवर्ण हिंदुओं तथा अन्य उच्च सवर्ण लोगों की कृपा पर रहना पड़ता है। हमारे लोगों को सभी प्रकार के दुख दिए जाते हैं और जब वे पुलिस पदाधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उन्हें नहीं सुना जाता है। जब वे शिकायत करते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हमने कोई चीज़ हासिल की है तो वह है कुछ राजनीतिक अधिकार। लेकिन आजकल हमारे राजनेता भी चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, ना आंदोलन करते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार, यदि हम अनुसूचित जाति फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे तले एकजुट हों तो हम उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज की अवस्था में सुधार ला सकते हैं। लेकिन हम एक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और वो है राजनीतिक शक्ति। यह शक्ति हमें हासिल करनी होगी। इस शक्ति से लैस होकर हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। आज अपने नेताओं से पूछिए, राजनीतिक शक्ति जिनको मिली हुई है वो क्या कर रहे हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि क्या आपको भरोसा है कि इस देश की आज़ादी से आपको यह शक्ति मिल जाएगी। हम कभी भी इस देश की स्वाधीनता के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हम एक सीधा सवाल का जवाब चाहते थे, आज़ाद भारत में हमारा भाग्य क्या होगा। मैंने गांधी जी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं से यही सवाल पूछा था।
केवल एक ही सवाल है कि स्वराज में हमारे लोगों की स्थिति क्या होगी। क्या हम आज की भांति वही भंगी और चमार बने रहेंगे? क्या हमारे बच्चे आज की तरह विद्यालयों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और हमारे लोग उसी तरह दुख भोगते रहेंगे जिस प्रकार गांव में अब भोग रहे हैं? हमारे लोगों का क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह सवाल दोबारा उठाया गया था कि हम स्वराज चाहते हैं या नहीं। मैंने गांधी जी से पूछा था, जिन्होंने इस प्रस्ताव की पहल की थी, कि वह भारत को स्वराज मिलने पर गरीब लोगों के लिए क्या करेंगे। क्या हमें वे रक्षा के उपाय दिए जाएंगे जो मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को दिए जाने प्रस्तावित हैं, प्रपोज्ड जो राइट्स हैं उनके। लेकिन जब 1932 में अनुसूचित जाति के लोगों को पृथक अधिकार दिए गए, तब गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था और तब तक उन्होंने शुरू किया जब तक कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को निरस्त नहीं कर दिया। उस समय हमारे बीच एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वह उस समझौते से बिल्कुल अलग है। उस समय उन्होंने वायदा किया था कि कांग्रेस के टिकट पर कोई भी उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति फेडरेशन के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाए। हम आरक्षित स्थानों पर अपने लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। वे हमारी आरक्षित सीटों पर उन लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है जो मूर्ख और स्वार्थी हैं, जो कांग्रेस के पिट्ठू होंगे। जब कोई ब्राह्मण या बनिया कांग्रेस का टिकट मांगता है तो उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो यह जानना चाहते हैं कि वह कितनी बार जेल गया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि वे यही सवाल अनुसूचित जाति के लोगों से क्यों नहीं पूछते जो कांग्रेस का टिकट मांगते हैं, और वे केवल अनपढ़ तथा अनजान लोगों को क्यों चुनते हैं। आज भी ये सवाल, उस समय चूँकि कांग्रेस पार्टी ही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी मेन पार्टी थी, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के निशाने पे वो थे। लेकिन आज अगर सोचिए डॉक्टर अंबेडकर होते तो उनके निशाने पर कौन सी पार्टी होती? वो पार्टी नहीं, कल्चर की बात समझिए, ये आपको समझना पड़ेगा। आगे कहते हैं नेताओं के बारे में, अनुसूचित जाति के नेताओं के बारे में जो प्रहार, उनका हमला है वो सुनिए। कहा उन्होंने कि संसद में अनुसूचित जाति के 30 लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वहां क्या किया है। उन्होंने कोई सवाल पूछा या नहीं? उन्होंने कोई संकल्प, कोई मेमोरेंडम, कोई ज्ञापन पेश किया या नहीं? उन्होंने संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया या नहीं? आज भी ये सवाल पूछिए। सड़कों पे हम लोग ज़्यादा हंगामा करते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, और नेता सब इस चक्कर में रहते हैं कि समाज को हम जागृत करें और इलेक्शन के दिन आएंगे, चुपचाप वोट लेंगे, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनेंगे। आज भी ये सवाल पूछिए कि पार्लियामेंट में अपने क्यों नहीं उठाया। आगे उन्होंने कहा कि यदि बाहर से कोई आए और देखे कि संसद के 30 सदस्यों ने कोई भी शिकायत पेश नहीं की है, तो वह सोचेगा कि हमारे लोग तो ठीक ही ठाक हैं और उन्हें किसी विशेष रियायत की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम अपने सच्चे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों को भेजना चाहते हैं जो शिकायतों के निवारण के लिए, जो शिकायतों को निपटारा करने के लिए विधानसभाओं में हमारी बातें उठा सकें, हमारी बातें उठा सकें। आगे उन्होंने कहा, पहले चुनाव से ही हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकारों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता नेहरू को देखिए, उन्होंने पिछले 20 सालों में 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने शेड्यूल कास्ट की भलाई के बारे में एक बार भी नहीं बोला। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को
हमारे लोगों से कितनी सहानुभूति है। उनके नेता बहुत ही हठधर्मी हैं। पंडित नेहरू हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुस्लिमों की उपेक्षा की जाए, उसको इग्नोर नहीं किया जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुस्लिम उस समुदाय की कीमत पर मौज न करें जिसे अधिक और अधिक प्रोटेक्शन की, संरक्षण की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि कुछ लोग पंडित नेहरू के पास गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें बताया कि उनके लिए बहुत कुछ किया गया है और उन्हें अब किसी विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं। बंटवारे के समय जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे लोगों को पाकिस्तान में रहने के लिए कहा ताकि उनकी गंदगी के काम खुद न करने पड़े, हमारे लोग साफ करें उनकी गंदगी, तो मैंने गरीब अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट के निकासी के लिए, उनके वापसी के लिए कुछ करने के लिए पंडित नेहरू से कहा था, लेकिन पंडित नेहरू ने कुछ नहीं किया। मैंने अपने लोगों को निकालने के लिए 2 व्यक्ति पाकिस्तान भेजे और हमारी महार बटालियन भी गरीब अनुसूचित जातियों की रक्षा के लिए वहाँ भेजी गई थी। यदि कांग्रेस नेता को हमारे लोगों से इतनी सी सहानुभूति है तो प्रश्न यह है कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी। आज ये सवाल कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में उससे पूछिए। अब कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस उस समय पावर पार्टी थी। आज पूछिए कि आपके अधिकार का हकमारी कौन कर रहा है। पंजाब का हवाला देते हैं, क्योंकि पंजाब में प्रचार करने गए थे। कहते हैं कि पंजाब विधानसभा में 120 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 21 सीटें आरक्षित हैं और पार्लियामेंट में 3 सीटें आरक्षित हैं। मैं उन सब दलों से जो इन आरक्षित सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और अनुसूचित जातियों के साथ सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वे क्यों आरक्षित सीटों पर ही उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ओपन सीटों पर उन उम्मीदवारों को, शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों को खड़ा क्यों नहीं करते। यदि वे इतने ही निष्ठावान हैं तो उन्हें हमारे लोगों के लिए जो ओपन सीट है उन्हें देनी चाहिए। ये सब पार्टियां हमसे वह सब छीन लेना चाहती हैं जो हमने बहुत बड़ी लड़ाई और कठिनाई के बाद हासिल किया है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति के बिना हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। राजनीतिक शक्ति के बिना हम इस दुनिया में नहीं रह सकते। हमें प्रांतीय विधानसभाओं में और संघीय संसद में सीटों का आरक्षण प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह केवल 10 वर्षों के लिए है और कोई नहीं कह सकता कि इस 10 वर्ष के बाद क्या होगा। यदि हमारे सही प्रतिनिधि विधानसभाओं और संसद में नहीं भेजे जाएंगे तो हमारे सब प्रयास बेकार हो जाएंगे, और यदि सही प्रतिनिधि भेजे जाएंगे तो कुछ न कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। अन्यथा शासन और स्थानीय निकायों में हमारी आवाज़ नहीं होगी। कहते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों की तुलना करते हुए आगे उन्होंने कहा कि अब भारत में राजनीति का परिदृश्य, जो पूरा सिनेरियो है, वो चेंज हो गया है, बदल गया है। पहले कांग्रेस स्वराज के लिए लड़ रही थी, इसलिए सब लोग उसमें शामिल हो गए। जिन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया उसे राष्ट्रद्रोही माना गया। आज भी किसी खास पार्टी के बारे में बोल दीजिए तो सब सर्टिफिकेट लेके दौड़ता रहता है। भक्ति तो हर पार्टी में हो गई है। जिन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया उन्हें राष्ट्रद्रोही माना गया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पंजाब के कांग्रेसी पहलवानों को देखिए। एक समय था जब भार्गव और सच्चर भाइयों जैसे थे। 2 कम्युनिटी की बात हो रही है। भार्गव और सच्चर भाइयों जैसे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रहने का वायदा किया था, लेकिन अब वे आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं।
पेपर फाइल करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर है और आज 27 अक्टूबर है, लेकिन कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची पंजाब से अभी तक नहीं भेजी गई है। ये दोनों लोग प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं। बिहार में भी यही हो रहा है। मैं यह देखकर चकित हूँ कि कांग्रेस जो विभाजन के समय इतनी ताकतवर थी, थोड़े ही समय में इतनी कमज़ोर हो गई है। आज गांधी टोपी वाला आदमी सज्जन नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं कि सज्जन कांग्रेसी का होना नामुमकिन है। अब कांग्रेस पुरानी पड़ गई है और वह दूसरों के साथ लड़ने में सक्षम नहीं है। यह अपनी स्वाभाविक मौत मर जाएगी। कह रहे हैं कि कांग्रेस आज़ादी के पहले आंदोलन की पार्टी थी, इसलिए वो जीवित थी, और सिर्फ सत्ता की पार्टी बन के रह गई, इसलिए मुश्किल है। आगे उन्होंने इम्पॉर्टेंट बातें कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए है। राजनीति में मैं चाहता था कि यह आरक्षण तब तक रहे जब तक अस्पृश्यता है, लेकिन कांग्रेसी नेता लेट वल्लभ भाई पटेल ने हमारा विरोध किया। इस प्रकार उस कमेटी में जितने लोग थे, उन्हें वल्लभ भाई पटेल का पक्ष लेना पड़ा, क्योंकि वे सब लोग पटेल के ही पार्टी के थे। इसलिए हमें विधानसभाओं में अपने सही प्रतिनिधि भेजने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके और 10 वर्षों के बाद भी आरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करें। जो लोग दूसरी पार्टियों से टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के बारे में कह रहे हैं, वे भी भूल जाते हैं कि 10 वर्षों के बाद भी वे कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरी कोई भी पार्टी उनसे यह नहीं कहेंगी कि वे उनके टिकट पर खड़े हों। ये कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, तब ये शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ जाएंगे, ये बात समझना है। आज अन्य पार्टियां केवल हमारी वोट पाने के लिए, हमारी सीटों को हथियाने के लिए चिंतित हैं, न कि हमसे सहानुभूति रखने के लिए। सिंबल्स का देखिए ये जो बात कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प है, और पॉलिटिकल क्लास के कैरेक्टर को समझिए। राजनीति में उन्होंने आरक्षण समाप्त नहीं किया, राजनीति में बरकरार रखा, लेकिन जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेच दिया। लेकिन हमारे नेता, चूंकि उनकी व्यक्तिगत लालसा मुक्ति इतनी ज़्यादा है कि संसद विधानसभाओं में जाते हैं लेकिन मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण भाषण। अब सिंबल्स पे आते हैं कि सिंबल्स कैसे कैसे क्या है। ये देखिए, कहते हैं, कहा उन्होंने कि जब विभिन्न पार्टियों को सिंबल देने का समय आया, तो हमारी पार्टी अर्थात शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी एक अखिल भारतीय दल, एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। दूसरी दलों ने अपने लिए बैल, घोड़े, गधे आदि सिंबल प्रस्तावित किए थे, प्रपोज किया था। आपकी असुविधा के लिए मैंने अपना प्रतीक हाथी बनाया, ताकि लोग हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को पहचानने में कोई कठिनाई महसूस न करें। हाथी दूसरे जानवरों से भिन्न और आसानी से पहचाना जा सकता है। तो हाथी का जो सिंबल है डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ सिंबल है। ये दिलचस्प है। चलिए अब एक सबसे ज़रूरी बात कि क्या पहले लोकसभा चुनाव में ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम के तहत चुनाव हुआ था? ये देखिए, हुआ था, लेकिन उसको क्यों और कैसे ख़त्म किया गया, कोई शोधार्थी इस पर जाएं और शोध करें, पॉलिटिकल साइंस के छात्र। आगे उन्होंने कहा कि इस बार क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से नहीं, संचयी मतदान प्रणाली की जगह डिस्ट्रीब्यूटिंग वोटिंग सिस्टम की प्रणाली शुरू की गई है। जहां आरक्षित सीटें हैं, वहां उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता 2 वोट डाल सकते हैं, एक उस उम्मीदवार को जो आरक्षित सीट पर खड़ा है और दूसरा जो ओपन सीट पर खड़ा है। लेकिन हम एक ही आदमी को वोट नहीं दे सकते, इसलिए हमें किसी पार्टी के साथ अलायंस करना होगा, गठजोड़ करना होगा, जिससे मतदाता अपना दूसरा मत हमारे पक्ष में डालेंगे। मैंने किसी को दिया सेकंड, तो वो भी मुझे सेकंड देगा। जिस पार्टी के साथ हम समझौता करेंगे, उसकी घोषणा कुछ दिन में हम कर देंगे, आप उसी पार्टी को वोट दें।
उसके बदले वह पार्टी हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी। इस प्रकार हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। हमारे पास मत संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और साथ ही संयुक्त निर्वाचक मंडल है, जिससे हमारी स्थिति और तकलीफदेह हो जाती है। इसलिए हमें किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस गठजोड़ करना होगा। अंत में कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक पार्टी है जो शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ कर सकती है, और वह है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। मैंने आपके लिए मकान बनाया है और उसे ठीक हालत में रखना आपका काम है। मैंने पौधा लगा दिया है, यदि आप उसे सींचेंगे तो आप उसका फल भोगेंगे और आप उसकी छाया का भी आनंद लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको धूप में बैठना पड़ेगा। हमारी जाति बर्बाद हो जाएगी। जाति मतलब कम्युनिटी, समुदाय बर्बाद हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक अनुसूचित जाति फेडरेशन के ध्वज के तले एकत्रित हों। प्रत्येक अनुसूचित जाति के सदस्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे के नीचे इकट्ठा हों और उसे शक्तिशाली